हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज बात करते हैं हिस्ट्री की और हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे हम हुमायूं। आज पढ़ेंगे हुमायूं। और हुमायूं से पहले हमने बाबर को पूर्ण कर लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल और मुगल काल के अंदर हमने बाबर को पूर्ण कर लिया था। और आज पढ़ेंगे हम सर हुमायूं। और हुमायूं के बारे में बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल। मुगल काल हमने लिखाया था कब से कब तक प्रारंभ होता है, 1526 से 1707 तक। तो आज बात करते हैं किसके बारे में, मुगल काल के बारे में। और मुगल काल हमारा टॉपिक चल रहा था, बाबर पूर्ण कर लिया था। और आज पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मुगल काल और हुमायूं। चलो हुमायूं के बारे में बात करते हैं। तो हुमायूं का शासन काल रहता है सर 1530 से 1540 तक। 1530 से 1540 तक रहता है। और द्वितीय बार और दूसरी बार इसका शासन होता है 1555 से 1556 तक। दो बार इसका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। और दो बार ये भारत पर आक्रमण करता है। और इसका शासन काल जो बीच के 15 वर्ष हैं, इसको कहते हैं ये प्लावन काल। मतलब ये भारत छोड़कर चला जाता है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जब चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 के अंदर, तो शेरशाह यहाँ से मजबूर होकर ये हुमायूं मजबूर होकर क्या कर दिया, विदेश चला गया, भागता रहा। अब चलो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ इसका देखो एक सुव्यवस्थित तरीके से आप लिख लेना। मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे और आप लिख लेना। देखो सर, इसका बॉर्न होता है, बॉर्न मतलब इसका जन्म होता है। इसका जन्म होता है 6 मार्च 1508 को। 1508 को होता है। और कहाँ होता है सर, काबुल के अंदर। कहाँ होता है, काबुल में होता है। किसका जन्म होता है, हुमायूं का जन्म होता है। कब होता है, और इसकी माता का नाम, पिता का नाम तो सबको पता है, और माता का नाम होता है माहम खान, माहम बेगम, जो बाबर की तीसरी पत्नी थी। अब देखो यहाँ इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कितने बहन भाई थे, 5 बहन भाई थे। और उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। जानकारी क्यों चाहिए, क्योंकि जो बाबर था, बाबर ने क्या किया था कि जो बाबर था ना, उन्होंने जब अपने मृत्यु के समीप था, तो बड़ा पुत्र कौन था, बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं को इन्होंने कहा कि तेरे भाई अगर कोई भी गलती करे तो उनको माफ कर देना, उनको क्या कर देना, माफ कर देना। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको पता चलेगी कि क्यों बता रहा हूं। तो पहला इसका भाई था, एक नंबर पे खुद था, सबसे बड़ा कौन था, हुमायूं था, सबसे बड़ा हुमायूं था। द्वितीय कौन था, कामरान, कौन था, कामरान था। और तृतीय था अस्करी। और चौथा था हिंदाल, कौन था, हिंदाल। और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। आप जानते हैं गुलबदन बेगम, जिसने क्या लिखा था, हुमायूंनामा, एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था जो फारसी भाषा में था। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो जब बाबर की मृत्यु होती है, कब होती है, हमें पहले से पता था, हमें पिछली क्लास में बात की थी। कब हुई, 26 दिसंबर 1530 को होता है। 26 दिसंबर 1530 को जब इसकी डेथ होती है, किसकी, बाबर की डेथ होती है। और ये राजगद्दी पर बैठता है सर 30 दिसंबर 1530 को। जब ये 4 दिन का समय होता है ना, इसके अंदर बहुत सी राजनीति छा जाती है। क्या होता है, बहुत सी राजनीति कर देते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हुमायूं और इनके चारों भाइयों की बात करते हैं। देखो जब इसकी मृत्यु होती है तो इन्होंने अपने जो साम्राज्य था, जो भारत के अंदर जो साम्राज्य था, इनको बांट देता है, इनके मतलब अलग अलग भागों में बांट देता है। तो जो कामरान होता है, कामरान को कहाँ का शासन देता है, एक तो कंधार, दूसरा लाहौर, तीसरा सिंध। अस्करी को कहाँ का देता है, अस्करी को देता है संभल का। कहाँ का देता है, संभल का। और जो हिंदाल होता है, इसको देता है अलवर। अब देखो सर, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात ये है कि अलवर एक तो पाकिस्तान में है और एक होता है हमारे राजस्थान में। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक वर्ड आता है मेवात। तो मेवात का मतलब होता है कि राजस्थान में, और राजस्थान का मतलब होता है जो अलवर था, वो जो इंडिया में अलवर है, राजस्थान में, उसी की बात करता है। तो अलवर, कई किताबें होती हैं उसमें डायरेक्ट अलवर दिया होता है, और एक अलवर पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि पाकिस्तान वाले अलवर के बारे में बात की थी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, वो बाद की बात है। अब बात करते हैं यहाँ क्या होता है। जब देखो यहाँ से ये क्या करता है, कामरान को बांट देता है। इसी तरीके से ये बांटता है जो खुद था वो एक दिल्ली पर बैठा, दिल्ली की गद्दी थी किसके पास, हुमायूं के पास दिल्ली की गद्दी थी। तो कहा जाता है, जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि इनको एक कांटों का सैया मिला, सैया मतलब कांटों की गद्दी मिली।
ये जब भी अपने राजगद्दी पर बैठा, जब 1530 में राजगद्दी पर बैठा, तो 1531 से ये लड़ता ही रहा। मतलब आपकी जिंदगी में जब ये शासन करता है 1530 से 1556 तक होता है, तो ये विदेश जाता है ना, तब भी अपने मतलब ये बीच की 15 वर्ष है ना, ये 15 वर्ष भी क्या होता है, अपने भाइयों से लड़ता ही रहता है। मतलब लेनपुल जो एक इतिहासकार था, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है देखो, पहले ही बता देता हूं मैं ये बात, ये पहले इसलिए बता देता हूं। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जो हुमायूं था वो लड़खड़ाते हुए शासन काल में आया, लड़खड़ाते हुए राजगद्दी पर बैठा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। इसका मतलब है कि ये जिंदगी भर युद्ध ही करता रहा। ये बात बाद की है। अब बात करते हैं माहम खान के बारे में। माहम खान कौन थी, इसकी माता थी, और ये जो बाबर था उसकी तीसरी क्या थी, बेगम थी, 3 नंबर की बेगम थी। और ये जो हिंदाल और गुलबदन बेगम थी, कौन थी, गुलबदन बेगम, ये बता देता हूं मैं, गुलबदन बेगम ये किसकी थी, ये इसकी माता का नाम था दिलदार बेगम था। अब बात करते हैं, देखो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, यहां से निकालते हैं कि जो हुमायूं होता है, हुमायूं यहां लिख देता हूं मैं। देखो हुमायूं क्या होता है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। लेकिन लेनपुल ने कहा कि ये भाग्यवान नहीं था, ये अपने नाम का विपरीत था, मतलब इसका भाग्य था, इसके साथ नहीं था। अब बात करते हैं इसके आगे की, तो एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो। अब बात करते हैं इसकी कठिनाइयों की, जो प्रारंभिक कठिनाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां से क्या होता है, मैं लिख के बताऊं या वैसे बता दूं, चलो लिख के बता देता हूं, क्या पता कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाए। तो आज बात करते हैं हम हुमायूं की, और हुमायूं के बारे में देखो सर क्या होता है, जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसकी कठिनाइयों की बात करते हैं, तो प्रथम कठिनाई थी खलीफा की, जो खलीफा था उसकी कठिनाई थी। खलीफा कठिनाई का मतलब क्या होता था, इसका मतलब है कि देखो एक जरा सा हम गहराई में जाएंगे कि बाबर ने एक सरायपुल का युद्ध लड़ा था, हमने पहले से बताया था, सरायपुल का युद्ध लड़ा था। और सरायपुल के युद्ध में क्या होता है, इसकी बहन थी खानजादा बेगम, किसकी, बाबर की बहन थी, हुमायूं की बुआ थी, क्या नाम था, खानजादा बेगम। उसको उठा के कौन ले गया था, शेबाली खान। कौन ले गया था, शेबाली ये लेके गया। इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो बहन थी, कौन थी, खानजादा बेगम, किसकी, खानजादा बेगम। जो खानजादा बेगम थी, इसका तीसरा पति था, 3 नंबर का पति था, और 3 नंबर के पति का नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था, मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था, मेहंदी ख्वाजा। ये क्या कहलाते थे, मिर्जा कहलाते थे। क्या कहलाते थे, मिर्जा कहलाते थे। और ये मिर्जा कहलाने के साथ साथ ये इनके विरोधी थे। अब देखो जो खलीफा था, और खलीफा के बारे में हमने पहले से बात की है, ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे इसको, खलीफा को, एक इस्लाम धर्म के अंदर। तो बात करते हैं मेहंदी ख्वाजा। तो मेहंदी ख्वाजा जो खलीफा था, ये मेहंदी ख्वाजा को क्या करना चाहता था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, या दिल्ली की या भारत की गद्दी पर बैठाना चाहता था, किसको, मेहंदी ख्वाजा को। लेकिन ये क्या हुआ, असफल हुआ। इसके बाद में इसके 3 प्रतिद्वंदी थे, और एक तो था सुल्तान मिर्जा, पिक्चर वाला सुल्तान मिर्जा नहीं, सुल्तान मिर्जा, महमूद सुल्तान मिर्जा। और 3 नंबर था जमान मिर्जा। ये तीनों क्या थे सर, इसके प्रतिद्वंदी थे। क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। ये तीनों प्रतिद्वंदी थे। तो इनको दबाने के बाद में मतलब 1534 में इसके विद्रोह को दबाता है, किसको, सुल्तान मिर्जा और जमान मिर्जा को विद्रोह को दबाता है। लेकिन क्या होते हैं, इसके सामने क्या थी, कठिनाई थी। अब बात करते हैं जब 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है ना, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है, और 1527 के अंदर जब खानवा का युद्ध होता है, और 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध होता है, जब दोनों शक्ति मतलब जो राजपूत शक्ति थी वो पूर्ण तरीके से क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी, किसकी, बाबर की, वो तो बाबर की मृत्यु तक जो राजपूत थे वो क्या थे, संगठित हो गए, राजपूत थे वो संगठित हो गए। तो दूसरी इसकी जो कठिनाई थी वो थी राजपूत।
दूसरी कठिनाई कौन सी थी? राजपूत थी। दूसरी कठिनाई कौन सी थी? राजपूत। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं अब इसके सैनिक अभियान की। और 1530 के अंदर मतलब 26 दिसंबर 30 दिसंबर 1530 को ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। कहाँ बैठता है? गद्दी पर बैठता है। अब बात करते हैं सर कि इसके सैनिक अभियान की, और सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं। एक बार इसको देख लो आप। एक चीज और लिख लो आप, इसका उपनाम लिख दो। उपनाम लिख दो नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद हुमायूं खान। या खान ही लगा दो यार, नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान। अब देखो इसके सैनिक अभियान की बात करते हैं, सैनिक अभियान की, और फटाफट से हम सैनिक अभियान को मिटा देते हैं। सैनिक अभियान की बात करते हैं तो ये प्रथम अभियान कहाँ करता है? सैनिक अभियान की बात करते हैं तो प्रथम अभियान होता है इसका कालिंजर। कहाँ होता है? कालिंजर पर ये सैनिक अभियान करता है सर। और कालिंजर का शासक होता है चंदेल शासक, जिसका नाम था रुद्र प्रताप देव था। और इन्होंने क्या किया कि इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो यहाँ से क्या होता है, जो महमूद, देखो ध्यान से समझना, ध्यान देना, जो महमूद होता है, महमूद लोदी और शेर खान का मतलब होता है शेरशाह सूरी। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जौनपुर साइड में आ जाते हैं। जौनपुर मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जौनपुर आ जाते हैं। जब जौनपुर आते हैं तो ये सूचना किसके पास पहुंचती है? हुमायूं के पास आती है। तो चंदेल शासक रुद्र प्रताप देव के साथ जो युद्ध होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है। क्षतिपूर्ति करके क्या करता है? क्षतिपूर्ति करता है। और क्षतिपूर्ति करके क्या होता है? ये जौनपुर की तरफ वापस आ जाता है। कौन? जौनपुर की तरफ वापस कौन आता है? हुमायूं आ जाता है। और यहाँ एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम होता है दोहरिया का युद्ध होता है। और ये कब होता है सर? 1532 में। और कब होता है? 1532 में ये युद्ध होता है। और किसके मध्य होता है? महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य होता है। इसके अंदर जो महमूद लोदी है, लिख देता हूं, महमूद लोदी वर्सेज हुमायूं, इसमें ये जीत जाता है भाई, जीत गया, लिख देता हूं, जीत गया। कौन जीत गया? हुमायूं जीत जाता है। अब जब इसमें हुमायूं जीत जाता है तो यहाँ क्या होता है? जो शेरशाह सूरी था वो भी इसके साथ होता है। किसके? महमूद लोदी के साथ होता है। कब होता है? दोहरिया का युद्ध। देखो ये दोहरिया होता है, ये जो उत्तर प्रदेश है, यूपी के बाराबंकी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाराबंकी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाराबंकी जिले में पड़ता है। और महमूद लोदी यहाँ से पराजित होता है। पराजित होने के साथ साथ क्या होता है? यहाँ वापस इसने क्या कर दिया, जो हुमायूं था वो वापस क्या जीत जाता है। और इसको क्या करता है? रुद्र प्रताप देव को वहां छोड़ के आ जाता है। मतलब इसका मतलब होता है, छोड़ के जाने का मतलब होता है यहाँ से जो क्षतिपूर्ति करके क्या आता है? वापस इसके साथ युद्ध करता है। किसके? महमूद लोदी और शेर खान के मध्य युद्ध होता है 1532 में। और इस युद्ध का नाम होता है दोहरिया का युद्ध। अब बात करते हैं दूसरे युद्ध की, और एक बार देखो इसको। उपनाम के बारे में बात कर ली हमने। और अब बात करते हैं दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। दोहरिया का युद्ध कब होता है? 1532 में होता है। अब देखो सर, एक चुनार का किला होता है। कहाँ होता है? चुनार का किला। अब ये 1532 में चुनार के किले को क्या करता है? घेर लेता है। 1532 में चुनार के किले को घेर देता है। और कहा जाता है कि 6 माह घेराबंदी रखता है। कई किताबों में 4 माह भी होता है भाई, कंफ्यूज मत होना। 6 माह घेराबंदी के बाद में शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी कौन से वंश का था? अफगान वंश का। जो शेरशाह सूरी था, अब शेरशाह सूरी क्या करता है? शेरशाह सूरी इसके साथ क्या करता है? संधि करता है। और इसी संधि के अंदर इसका पुत्र था, कि इसका शेरशाह सूरी का पुत्र था, जिसका नाम था कुतुब खान। क्या नाम था? कुतुब
कुतुब खान। और इस संधि के मध्य क्या हुआ, जो कुतुब खान था एक सैनिक टुकड़ी के साथ, किसके साथ रहेगा, हुमायूं के साथ, या मतलब कह सकते हैं कि एक जमानत के तौर पे किसको रखा, इसके पुत्र कुतुब खान को रखा। अब देखो यहां से 1533 में ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ये एक नॉर्मल बात है कि 1533 में मेवाड़ के साथ संधि करता है। 1533 में मेवाड़ के साथ संधि करता है। 1533 में मेवाड़ के साथ संधि करता है और ये क्या करता है 1538 में 1538 में ये गुजरात और मालवा पर आक्रमण करता है। 1538 में 1538 में गुजरात और मालवा पर गुजरात और मालवा पर आक्रमण करता है। 1533 में करता है, 1535 में। और मालवा का इसका शासक था, कौन था, बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ का शासक होता है, मालवा और गुजरात का शासक होता है। और देखो यहाँ एक बात बताऊं मैं कि ये प्रथम मुगल शासक होता है, प्रथम मुगल शासक जिन्होंने क्या किया, प्रथम मुगल शासक जिन्होंने क्या किया, जिसने गुजरात को जीता, जिसने गुजरात एवं मालवा को जीता, गुजरात और मालवा को जीता, मालवा को जीता। अब इस युद्ध की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है, उस युद्ध की बात करते हैं। तो इस युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ होता है यहाँ होता है सर चंपानेर का युद्ध। किसका युद्ध होता है, चंपानेर का युद्ध होता है। एक बार देखो, फिर ऊपर लिखता हूं, यहीं लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के। इसको ही मिटा देता हूं मैं, हुमायूं को। ऊपर लिखता हूं मैं हुमायूं, यहां लिखता हूं हुमायूं। 1530 से 40 तक, और दोबारा आता है 1555 से 56 में इसकी डेथ हो जाती है। अब देखो बात करते हैं चंपानेर का युद्ध, चंपानेर का युद्ध कब होता है, 1535 में, 38 नहीं 1535 में। 1535 में चंपानेर का युद्ध होता है। इधर से बहादुर शाह होता है। ये बहादुर शाह क्या करता है, बहादुर शाह जो बहादुर शाह है, ये मेवाड़ पे आक्रमण करता है। कहाँ, मेवाड़ पे। और इसी के शासनकाल में जब ये मेवाड़ पे शासन करता है, मेवाड़ पे आक्रमण करता है, तो रानी कर्मावती थी, वो हुमायूं को राखी भेजती है। ये सुना भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा, ये हुमायूं को राखी भेजती है सहायता के लिए। ये कौन था, वही बहादुर शाह था। वो राखी भेजती है और उसे सहायता के लिए मना कर देता है जब बहादुर शाह ने कहा कि मैं खुद यहाँ पे आक्रमण करूंगा। तो इसीलिए क्या करता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जब मेवाड़ पढ़ेंगे उसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जो बहादुर शाह होता है ये भाग जाता है। ये क्या हो जाता है, भाग जाता है। और भागता कहाँ है, मांडू। कहाँ भाग जाता है, मांडू भाग जाता है। और 1537 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1537 में इसकी डेथ हो जाती है। और जो पुर्तगाल थे, कौन थे, पुर्तगाल थे। और ये पुर्तगाल क्या कर दिया, इसको समुद्र में फेंक देते हैं। किसको, बहादुर शाह को समुद्र में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और चंपानेर का युद्ध होता है 1535 के अंदर युद्ध होता है। पंद्रह सौ पैंतीस के अंदर युद्ध होता है। और 1535 के बाद में 1538 में इन्होंने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण किया। कहाँ, बंगाल पर। कहाँ आक्रमण करता है, बंगाल पर। 1535 में बंगाल पर आक्रमण करता है। और उस समय बंगाल की राजधानी थी गौड़, और गौड़ का नाम बदलकर इन्होंने रखा जनंताबाद। क्या रखा, जनंताबाद। अब ये बात बताऊं आपको कि जनंताबाद क्यों रखा, क्योंकि जब यहाँ युद्ध होता है, बंगाल के जो वहाँ के स्थानीय सरदार थे उनके साथ यहाँ युद्ध होता है। तो उनके साथ यहाँ युद्ध होता है ना, तो यहाँ क्या होता है, एक अत्यधिक मतलब लाशें बिछ गई। मतलब क्या होता है कि मृत्यु अधिक हो गई। यहाँ इनके सैनिक थे वो सबसे ज्यादा मारे गए। और सबसे ज्यादा मारे जाने के साथ साथ इन्होंने इसी जगह को क्या नाम दे दिया, जनंताबाद। इसी जगह का नाम क्या दे दिया, जनंताबाद नाम दे दिया।
जनंताबाद नाम दे दिया। अब देखो 1538 इधर कौन था? शेरशाह सूरी। कहाँ था? बंगाल, ओ सॉरी, बिहार पे शेरशाह सूरी था। एक चीज और लिख दो यहाँ से, इसका जो सेनापति था उसका नाम था इकतार खान। इकतार खान, इसका नाम था इकतार खान। इकतार खान। और एक चीज और बता दो इसी के अंदर, इसके बहादुर शाह का एक तोपची था रूमी खान। कौन था? रूमी खान। रूमी खान, इस चीज को याद रखना सर। जो ये रूमी खान था ये मोस्ट इसलिए है क्योंकि ये हुमायूं के पक्ष में आ जाता है। मतलब जब बहादुर शाह भाग जाता है तो ये क्या करता है, इसी के पक्ष में आ जाता है। और इसी के साथ साथ ये रूमी खान 1538 में क्या करता है, बंगाल को जीतता है। इसी के आधार पे, इसी को बेस बना के क्या जीतता है, बंगाल जीतता है। अब देखो बात करते हैं रूमी खान, तो रूमी खान किसके पक्ष में आ जाता है, ऐसे इस हुमायूं के पक्ष में आ जाता है। तो 1538 के अंदर जब इन्होंने गौड़ बंगाल का नाम क्या रखा, जनंताबाद। जब 1538 में शेरशाह सूरी आता है, शेरशाह सूरी क्या करता है, शेरशाह सूरी इसको घेर लेता है। किसको? हुमायूं को घेर लेता है। हुमायूं को घेर लेता है। और जब हुमायूं को घेरता है तो एक बक्सर जिला होता है बिहार के अंदर। कौन सा जिला? बक्सर। कौन सा जिला? बक्सर। और बक्सर के अंदर एक जगह है चौसा। बक्सर के अंदर एक जगह है चौसा। और इसी को क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है किसके मध्य होता है? चौसा का युद्ध होता है किसके मध्य होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के अंदर। ये होता है सर 29 जून 1539 को ये युद्ध होता है। ये चौसा होता है। ये चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में पड़ता है। और बक्सर में ये गंगा और कर्मवती, गंगा व कर्मनाशा, कर्मवती नहीं कर्मनाशा, गंगा और कर्मनाशा नदी के मध्य पड़ता है। गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच या नदी के मध्य, गंगा और कर्मनाशा नदी के मध्य पड़ता है। कौन? चौसा। और चौसा का युद्ध होता है 29 जून 1539 को ये युद्ध होता है। इसमें शेरशाह सूरी क्या होता है? विजय होता है। शेरशाह सूरी क्या होता है? विजय होता है या जीत जाता है। जब ये जीत जाता है तो इसी के उपलक्ष्य में, मतलब ये शेर खान की उपाधि धारण करता है। कौन ये उपाधि धारण करता है? जो शेरशाह सूरी था ये उपाधि कौन सी धारण करता है? शेर खान। कौन सी? शेर खान की उपाधि धारण करता है। शेर खान की उपाधि धारण करता है। याद रखना कि शेर खान कब उपाधि धारण करता है। शेरशाह सूरी था वो शेर खान की उपाधि धारण करता है 1539 को चौसा के युद्ध के बाद में। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। चंपानेर के युद्ध को मैं मिटा देता हूं। इसके बारे में जरा सी और बात करते हैं। चंपानेर के युद्ध को मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहाँ क्या होता है, जनंताबाद 1538 को बक्सर का युद्ध होता है। 1538 को चौसा का युद्ध होता है। इसी युद्ध में देखो, इसी युद्ध में मैं बताता हूं, एक निजाम नाम का बिस्ती होता है। क्या नाम होता है? निजाम। और ये कौन होता है? बिस्ती। अब देखो सर एक बात बताऊं आपको कि बिस्ती क्या होता है? बिस्ती क्या होता है? बिस्ती के बारे में मैं बात करूं तो देखो, जो युद्ध में सैनिक थे उनको पानी पिलाने वाला होता था भाई। कौन? पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला या पानी ढोने वाला कौन होता था? बिस्ती। अब ये इस बक्सर के, इस चौसा के युद्ध में क्या होता है? चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी विजित हो जाता है। जब विजय होता है तो हुमायूं क्या होता है, एक शर्मसार घटित होते हुए क्या करता है, ये नदी में, गंगा नदी में कूद जाता है। और गंगा नदी में जब ये कूदता है तो एक निजाम नाम का एक क्या होता है? बिस्ती होता है। अब बिस्ती के बारे में बता दिया कि जो पानी पिलाने वाला होता था या पानी ढोने वाला होता था, मतलब सैनिकों को जो पानी पिलाने वाला, ढोने वाला होता था, उसी को क्या कहते थे? बिस्ती कहते थे। तो देखो ये निजाम क्या करता है? हुमायूं की जान बचा लेता है। किसकी? हुमायूं को बचा लेता है। और हुमायूं ने क्या कर दिया, जो गुलबदन बेगम, देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो गुलबदन बेगम ने कौन सी बुक लिखी थी? हुमायूं नामा। कौन सी बुक लिखी थी? हुमायूं नामा। अब ये हुमायूं नामा में वर्णन है, किसी ने क्या होता है कि इन्होंने एक दिन का बादशाह बताया इसको। किसने? एक दिन का बादशाह। एक दिन का बादशाह किसको? निजाम को। किसको? निजाम को एक दिन का बादशाह बताया। कई बताते हैं कि 1 घंटे का बादशाह, कई इतिहासकार इसको आधा दिन का बादशाह बताते हैं। तो हमें जो हुमायूं नामा में लिखा गया है, एक दिन, सर्वाधिक मान्यता है कि एक दिन का बादशाह बनाया गया। और देखो यहाँ हुमायूं काल में इन्होंने क्या कर दिया? चमड़े के सिक्के चला दिए भाई। चमड़े के सिक्के चलवाए। चमड़े के सिक्के चलाए। किसने? निजाम ने। किसने चलाए? नो कि हुमायूं ने। किसने चलाए? निजाम ने, जो एक बिस्ती था। और इसी की जो मजार है, इसकी जो मजार है, मजार के बारे में पूछता है तो मजार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा की दरगाह के पास
स्थित है। किसकी? निजाम की जो मजार है वो कहाँ है? अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके समीप इसकी दरगाह है। अब बात करते हैं इसके बाद में 1540 की, और 1540 में ये क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1538 1539 के अंदर क्या होता है? 29 जून 1564 का युद्ध होता है। अब बात करते हैं 1540 की। देखो 1540 की, अब यहाँ से क्या होता है, जब शेरशाह सूरी होता है वो शेर खान की उपाधि धारण करता है और वो दिल्ली की तरफ आता है। कहाँ? दिल्ली की तरफ। और जो हुमायूं था वो शासन कहाँ से कर रहा था? मथुरा से कर रहा था। अब देखो 1540 के अंदर एक युद्ध होता है, बिलग्राम 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 का युद्ध, या इसको बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 के अंदर। 1540 के अंदर किस किस के मध्य होता है? शेरशाह सूरी। कौन होता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं, वर्सेज हुमायूं। और इस युद्ध को एक निर्णायक युद्ध मानते हैं। किसको? इस युद्ध को एक निर्णायक युद्ध मानते हैं। और ये तो क्या होता है सर? विजय हो जाता है। ये तो क्या हो जाता है? विजय होता है। कौन? शेरशाह सूरी होता है, ये विजय होता है। और हुमायूं यहाँ से क्या हो जाता है? हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। हुमायूं यहाँ से चला जाता है। हुमायूं यहाँ से चला जाता है। और कहा जाता है कि जो मेवाड़ का मारवाड़ का शासक था मालदेव, तो मालदेव ने इसको सहायता के लिए आमंत्रित किया था। ये इनकी चाल थी कि जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का साथ दे रहा था, आर्थिक सहायता कर रहा था। कौन? आर्थिक सहायता कौन कर रहा था? जो अफगान थे। देखो शेरशाह सूरी, देखो यहाँ से एक बात है समझना कि जो शेरशाह सूरी थे ये अफगानी थे, ये सैनिक थे, मतलब ये वेतन लेकर युद्ध करते थे। तो इनको क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। इधर से मालदेव क्या कर रहा था? इसको आर्थिक सहायता कर रहा था। तो ये इसकी चाल थी। किसकी? शेरशाह सूरी की चाल थी और मालदेव की चाल थी कि हुमायूं को यहाँ बुला के क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। इसलिए इन्होंने, और कहा जाता है कि इसका एक पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी थी इसकी, पुस्तकालय था, उसका अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख, जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि तुम मालदेव के पास मत जाना, और मालदेव के पास मत जाना। और इसी ने क्या कर दिया? ये अपने भाई कामरान की तरफ चला गया। मतलब ये वापस गजनी की तरफ वापस चला गया। कहाँ चला गया? गजनी की तरफ वापस चला गया। अब देखो इसके जो बीच का काल है 1540 से जो 55 तक का काल है, इसके बारे में यहाँ से दो चीज निकल के आती हैं। एक तो सरहिंद का युद्ध, एक तो सरहिंद का युद्ध, एक तो सरहिंद का युद्ध निकल के आता है, और एक आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। एक आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा आता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब देखो ये 1541 को ये शादी करता है। यहाँ से मैं लिख के बताऊं, एक सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छी तरीके से मैं लिख दूं, तो देखो यहाँ से मतलब 1540, देखो एक बार बात करता हूँ यहाँ से। कन्नौज का जो बिलग्राम का युद्ध होता है, इसमें एक निर्णायक युद्ध होता है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी क्या करता है? भारत की सत्ता पर बैठ जाता है। अब देखो 1541 के अंदर ये अकबर की पुत्री, एक बार देखो, 1541 के अंदर मीर अली, कौन था? मीर अली अकबर, अकबर की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो। ये हमीदा बानो से 1541 में क्या कर दिया? निकाह कर दिया। निकाह का मतलब होता है शादी कर ली। और देखो यहाँ से 1542 को क्या कर दिया? 1542 को अकबर को जन्म दे दिया सर। 1542 को अकबर को जन्म दे दिया। और देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक ही चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का? गजनी का सूबेदार बनाया गया। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अकबर को किस जगह का सूबेदार बनाया गया था? किस जगह का बनाया गया था सूबेदार? गजनी का सूबेदार बनाया गया था। अब देखो इसका भाई था, कौन था? कामरान। हमने पहले बात की थी, इसका भाई था कामरान। ये कामरान क्या करता है? लाहौर जीत लेता है और सिंध पर आक्रमण करता है। ये वापस क्या करता है? ये एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसी के आधार पे क्या करता था? ये मतलब भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो इन्होंने क्या कर दिया? हुमायूं ने
क्या कर दिया, 14,000, कहा जाता है कि 14,800 सैनिकों के साथ इन्होंने क्या कर दिया, कामरान पे आक्रमण कर दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जब अकबर को क्या कर दिया, एक दुर्ग के किले पर, मतलब दुर्ग की जो दीवारें होती थी वहां लटका दिया। जब अकबर कितने साल का था, ओनली फॉर 5 वर्ष का था, ओनली फॉर 5 वर्ष का था। कौन था, अकबर 5 वर्ष का था। और कहा जाता है कि दुर्ग की जो दीवार होती है वहां उनको लटका दिया। क्यों लटका दिया गया, कि हुमायूं होता है वो तोप ना चलाए, हुमायूं है वो तोप ना चलाए। और वहां से कामरान हार जाता है और इन्होंने क्या कर दिया, वापस क्या कर दिया, वापस सिंध और लाहौर को, सिंध को जीत लेता है। कौन, हुमायूं जीत लेता है। अब बात करते हैं आगे, एक बार इसको समझना, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहां से क्या होता है, 1542 से ये 50 तक, 1542 से 49 तक अपने भाइयों से ये क्या करता गया, युद्ध करता गया, भाइयों से युद्ध करता गया। अब देखो ये 1553 के अंदर ये पेशावर को जीता। किसको, पेशावर को, किसे, अपने भाई से जीत लिया, ठीक है। और 1554 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लाहौर को जीत लिया। किसको जीत लिया, लाहौर को। किसको जीत लिया, लाहौर को जीत लिया। किसने, हुमायूं ने लाहौर को जीत लिया। अब देखो लाहौर को जीत लिया, तो अब देखो यहां से दो बात बता देता हूं मैं। इसी के शासनकाल में यहां होता है सर मच्छीवाड़ा का युद्ध। कब होता है, मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और कहा जाता है कि ये 15 मई 1555 को होता है। किसके मध्य होता है, इधर से शेर खान, पंजाब का जो शासक था वो था सिकंदर, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था सिकंदर खान। कौन था, सिकंदर सूर। और इधर से बाबर के साथ में, मतलब हुमायूं का जो उत्तराधिकारी, हुमायूं का जो सेनापति था उसका नाम था बेहरम खान। उसका नाम था बेहरम खान। क्या नाम था, बेहरम खान। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इसके साथ कौन था, तातार खान। कौन था, तातार खान। ये दोनों को क्या करता है सर, हरा देता है। और यहाँ से ये मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है, लुधियाना पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पीबी पंजाब में। कहाँ पड़ता है, लुधियाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लुधियाना में पड़ता है। यहाँ मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कब होता है, 15 मई 1555 को होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब देखो 15 मई, इसके बाद में होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद। इसके बाद में इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। और इसके बाद में कौन सा युद्ध होता है, पंजाब, सरहिंद। और सरहिंद किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। और ये युद्ध होता है 1555 को। इसमें क्या होता है, जो इसका जो सेनापति सिकंदर सूर था वो मारा जाता है। और इस युद्ध में भी क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है। और वापस कहा जाता है कि 23 जुलाई 1555 को ये दिल्ली की गद्दी पर या भारत की गद्दी पर वापस बैठ जाता है। कब बैठता है, 23 जुलाई 1555 को हुमायूं क्या करता है, वापस दिल्ली की या भारत की सत्ता पर बैठता है। और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से भारत पर शासन करता है। एक बार इसको दोबारा देखना। ठीक है, यहां से क्या होता है, मच्छीवाड़ा का, ये 15 वर्ष में सिर्फ यही चीज निकल के आती है कि यहां से मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और दूसरा सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है। और अगर इसकी डेट लिखो तो लिख दो 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। और 15 मई 1555 को कौन सा युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। अब बात करते हैं इसके आगे की 23 जुलाई 1555 को वापस दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। 23 जुलाई 1555 को वापस दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। और कहा जाता है कि 26 जनवरी 1556 को क्या होता है, एक दीन पनाह है, इन्होंने क्या किया, शहर बसाया। दीन पनाह है, शहर बसाया। और शहर की एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर
सीढ़ियों से गिरकर क्या हुआ, गिरकर मर गया। ये लो सर, हुमायूं खत्म। हुमायूं खत्म होता है यहाँ 1556 को। कब होता है? 1556 को। अब देखो ये मत कहना कि 1556 मतलब 1540 से 1556 के जो मध्य होता है, 1555 के जो मध्य शासनकाल था उसमें और कौन शासन करता है भारत पे, तो वहां शासन करता है शेरशाह सूरी। तो अगली क्लास होगी हमारी वो 1540 से 1555 के मध्य होगी, शेरशाह सूरी या द्वितीय अफगान वंश जिसको कहा जाता है। कि जो शेरशाह सूरी था, इन्होंने 15 वर्ष कहाँ आकर कहाँ शासन किया, भारत पे क्या कर दिया, आक्रमण, मतलब दिल्ली की या भारत की सत्ता पर बैठा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अगली क्लास में। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में अगली क्लास में बात करते हैं। और 26 जनवरी 1556 को दीन पनाह शहर के एक पुस्तकालय था, वहां से क्या होता है, गिर के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। अब देखो इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। ये सर एक बात बताऊं आपको, मतलब ये 26 जनवरी है ना, कई किताबों में 24 जनवरी भी मिलता है, कई किताबों में क्या होता है 24 जनवरी भी मिलता है, 26 की जगह मतलब 26 भी मिल जाता है और कई में 24 भी मिल जाता है। कंफ्यूज मत होना। अब देखो बात करते हैं। अब देखो हुमायूं क्या होता है, हुमायूं मारा जाता है, हुमायूं मर गया, हुमायूं मारा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि हमीदा बानो, इसकी बेगम का नाम था हमीदा बानो, जिन्होंने क्या किया, अकबर को जन्म दिया। इसकी मृत्यु के बाद देखो, इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा बनवाया, और वहां कहाँ बनवाया, दिल्ली में मकबरा बनवाया। और ये मकबरा है ना, ये ईरानी संस्कृति में था सर। कौन सी? ईरानी संस्कृति में था, ईरानी संस्कृति में बनाया। अब ये देखो, ये ईरानी संस्कृति में एक विचित्र कला थी उस समय की, ये उस समय की विचित्र कला थी। कहा जाता है कि हमीदा बानो ने एक अमूल्य इसको तोहफा दिया था, कहा जाता है कि एक अमूल्य तोहफा दिया था मरने के बाद। चलो जीते जी तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मरने के बाद भी कम से कम उसका मकबरा तो एक ईरानी संस्कृति में बनवाया। किसने बनवाया? हमीदा बानो ने ये मकबरा बनवाया था। हमीदा बानो ने कौन सा मकबरा बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और कहा जाता है, मतलब इसको लिखो तो लिख लेना, इसका जो वास्तुकार था, कौन वास्तुकार, इस मकबरे का वास्तुकार था, वो था मिर्जा गयास बेग, ये था। ठीक है, अब बात करते हैं जो लेन पुल था। लेन पुल ने क्या कहा, हमने पहले भी बात की थी, पहले भी बता दिया। लिख लो आप, डायरेक्ट में नहीं लिखता, मतलब लिख देता हूं, चलो रहने दो, आप लिख लो ना। कि इन्होंने कहा कि जो हुमायूं था वो भारत पे लड़खड़ाते हुए आया और लड़खड़ाते हुए मारा गया। किसने कहा? लेन पुल ने कहा। क्यों कहा? कि देखो ये भारत में जब आक्रमण करता है, इसके जो पिता बाबर थे उसके द्वारा जो इसको शासन में, जो इसको विरासत में जो मिला, उसको क्या हुआ, ये पूरी जिंदगी अपने युद्ध लड़ता रहा। जब ये युद्ध लड़ता रहा और अंतिम में ये गिरकर ही मरा, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो हुमायूं था, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। अब हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, तो इन्होंने क्या कहा कि हुमायूं था वो लड़खड़ाते हुए आया और लड़खड़ाते हुए मारा गया। और इसके बारे में देखो, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वास्तुकार में विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं वास्तुकार में विश्वास रखता था। और कहा जाता है कि 7 दिन में ये 7 कलर के वस्त्र पहनता था। क्या करता था? 7 दिन में 7 कलर के वस्त्र पहनता था। एक बात बताऊं, इसके बारे में कहा जाता है कि अफीम और स्त्री का अत्यधिक शौकीन था। शौकीन का मतलब ही आदी हो गया था। और देखो, जो व्यक्ति अगर अफीम और स्त्री का अगर आदी हो जाता है, उसका जीवन बिल्कुल यहाँ से नष्ट हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये मजबूर हो जाता है, ये वापस कहाँ जाता है, मतलब विदेश चला जाता है। आज के ज़माने में हम आज की बात करते हैं आधुनिक तरीके में, तो ये विदेशी बन जाता है। कैसे? शेरशाह सूरी ने जब चौसा का युद्ध हुआ, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो ये भारत छोड़ के क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। और ये इसका शौकीन था, अफीम और स्त्री का शौकीन था।
अफीम और स्त्री का शौकीन था और इसी के चक्कर से इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली में एक मीना बाजार की स्थापना की। मीना बाजार की स्थापना की। मीना बाजार की स्थापना की किसने? बाबर ने। स्त्री का अत्यधिक शौकीन था, स्त्री का आदी था, इसलिए इन्होंने मीना बाजार की क्या कर दी? स्थापना की। किसने? अकबर ने। अरे सॉरी, किसने? हुमायूं ने। अब देखो, आज की क्लास थी वो हमारी थी हुमायूं के बारे में। अब अगली क्लास होगी हमारी 1540 से 1555 तक, 1540 से 55 तक, और उसमें हम पढ़ेंगे शेर खान। कौन? शेर खान। उसमें पढ़ेंगे हम शेर खान। उसमें पढ़ेंगे शेर खान जो अफगान, द्वितीय अफगान वंश था। प्रथम अफगान वंश था वो लोदी था, और द्वितीय अफगान वंश कौन था? सूरवंश। किसके बारे में बात करते हैं? अगली क्लास में हम बात करते हैं सूरवंश के बारे में। और आज का सेशन और आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। अब देखो, मैं जरा सी एक बात कहूं आपको कि कोई भी तरीका अपना लो लाइफ में, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी भी तरीके से देख लो, आप चाहे दिमाग को किधर भी घुमा लो, रात के सोते वक्त सोच लो, चाहे जागते वक्त सोच लो, कुछ भी सोच लो, किसी भी तरीके से देख लो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप फालतू में ये सोच रहे हो ना कि मैं टाइम पास करके क्या हो जाऊंगा? सक्सेस हो जाऊंगा। किताब सामने रखने से पढ़ाई नहीं होती। किताब सामने रखने से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है उसको पढ़ने से, उसको गोखने से। कहा जाता है ना, राजस्थान की भाषा में कहा जाता है उसको गोखने से। मतलब कहा जाता है कि जब तक आप किसी चीज को समय दोगे तो किसी का बाप उस क्षेत्र में आपको क्या नहीं कर सकता है? सफल नहीं कर सकता। इसीलिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आज आप टाइम पास कर लोगे लेकिन कल आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैंने उस वक्त अगर वो टाइम पास नहीं किया होता तो मैं यार सक्सेस होता। चलो फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ लेना। तो आज की क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, और उससे पहले शायद हो सकता है हम राजस्थान के जो नए जिले बने हैं उस राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहली क्लास हम बात करते हैं, तो पहली क्लास होगी राजस्थान के नए जिले।